नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहता हूँ एंड वेलकम बैक। अपना प्रोग्राम वापस शुरू करते हैं, सीधी कॉल्स की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी जी अस्सलाम सुन रहा हूँ, वालेकुम। बताइए सर। मुझे बुखारी साहब आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हायर एजुकेशन के केसेस को आप डील करते हैं? हायर एजुकेशन से क्या मतलब सर? जी। नहीं, आपका मतलब नहीं मैं समझा। हायर एजुकेशन का क्या मतलब? मेरा बेटा है, जी उसका केस यूँ है। हेलो जी जी आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ जी। या मेरा बेटा है, उसका केस इस तरह है कि उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो उस वक्त उसकी दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, 3 साल का स्टे और इंडेफिनेट हो तो वो होम स्टूडेंट हो सकता है। अच्छा ठीक। तो उस वक्त जब एडमिशन लिया तो उस वक्त इंडेफिनेट लीव वाली रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर रहे थे, तो उसको इंटरनेशनल स्टूडेंट में उन्होंने फिट किया। ठीक तो अब वो दोनों कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं। ठीक। तो आया वो होम स्टूडेंट में कन्वर्ट हो सकता है? यूनिवर्सिटी को हमने लिखा तो वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। उसके अगेंस्ट आप कुछ गाइड कर सकते हैं? सर मैं ज़्यादा तो नहीं आपको बता सकता, सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये रेगुलेशंस जो होती हैं ये यूनिवर्सिटीज़ की रेगुलेशंस में आता है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर आप फुलफ़िल नहीं करते और शुरू कर लेते हैं कोर्स, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ है, जो आपका एक उनकी जो आपके साथ एक कमिटमेंट है, वो उस बेसिस पे शुरू होती है, जिसको आप हाफ वे थ्रू जाके चेंज नहीं कर सकते। सो अगर आप उनको कहें कि जी मैं शुरू करता हूँ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और उसके बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद जाके आपको इंडेफिनेटली मिल जाती है, तो आप कहें कि जी आप इसको चेंज किया जाए, तो फिर वो नहीं करेंगे। ये चीज़ हो सकती है कि पहला साल आप उसको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कर लें और नेक्स्ट ईयर से फिर आप उसको एज अ होम स्टूडेंट कंसिडर करवा लें। लेकिन मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है कि पहले साल के अंदर वो जब आपकी कमिटमेंट शुरू हो चुकी है तो फिर वो आपसे कहें अच्छा मिल गई जी इंडेफिनेट, कोई बात नहीं, अब हम आपके पैसे आपको रिफंड करते हैं, आपका प्रोग्राम सारा चेंज करते हैं, सब कुछ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। सिर्फ कानूनी तौर पर अगर आप इसको देखें तो एक कॉन्ट्रैक्ट की बात है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो पार्टीज हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ एग्री करती है कि इन टर्म्स के ऊपर वो एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आपके साथ यूनिवर्सिटी वालों ने एग्री किया कि आप इंटरनेशनल फीस देंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस देंगे, जिसके ऊपर वो आपके बेटे को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आपने वो अग्रीमेंट किया, आपने हाथ मिलाया, आपने उनको पेमेंट की, साइन किए और काम शुरू हो गया। अब हाफ वे थ्रू जाके अगर आपको वो कंडीशंस चेंज होती हैं और आपको इंडेफिनेटली मिल जाती है, तो आप कहते हैं कि जी आप उस एग्रीमेंट को निकाल के बाहर फेंक दो, अब नया एग्रीमेंट बनाओ। ऐसा तो नहीं होगा ना। सो वो जो आपकी एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है, आप उसी के ऊपर चलेंगे। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपकी जो डिग्री है या जो आपका कोर्स है वो 3 साल का है या 4 साल का है, तो फिर 1 साल गुजरने के बाद फिर आप उनसे कह सकते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, ये एक एकेडमिक ईयर का भी एंड हो गया है, इसके ऊपर अब चेंज किया जाए, रीनिगोशिएट किया जाए, अब दूसरी तरफ उसको लेकर जाया जाए, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज आई एम श्योर कि आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो फीस पे की होंगी वो आपने पूरे 3 साल की या 4 साल की पे नहीं की होंगी, आपने 1 साल की पे की होगी, या कमिटमेंट आपकी उनसे 1 साल की होगी। उसके बाद फिर आपने अगले साल की फीस पे करनी होती। सो पहला साल अगर आप गुजार लेते हैं इंटरनेशनल फीस के ऊपर और उसके बाद आप चेंज करना चाहें उनके साथ, तो वो हो सकता है। लेकिन ये मुश्किल लगता है कि वो आपकी कमिटमेंट शुरू होने के बाद उसको चेंज करके आपको वो एज ए होम स्टूडेंट डील करें। सो वो चीज़ मुझे बहुत मुश्किल लगती है उसमें। होपफुली दैट हेल्प्स यू सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, उस पे 1 साल के बाद मैंने एप्लीकेशन की है। अच्छा, हेलो आप अभी हैं लाइन पे? ठीक जी, जी, बताइए। 1 साल के बाद मैंने एप्लीकेशन की है तो उन्होंने रिफ्यूज किया है कि आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, किस बेस जी, पे, क्या कहते हैं? जबकि उनकी एडमिशन ऑफर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई कि जब आप एक दफा होम स्टूडेंट अगर आप ज्वाइन करते हैं यूनिवर्सिटी जी को तो बाद में ये स्टेटस चेंज नहीं हो सकता। सर, इसमें बात सिर्फ ये आ जाती है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ है वो उसको फिर देखना पड़ेगा। या तो आप मुझे दिखा लीजिए लाके, मैं उसको देखता हूँ, फिर आपको बता सकता हूँ कि उसमें मैं आगे क्या कर सकता हूँ। जो जनरली इस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसके आगे मैं आपको अभी यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज आगे आपके केस को डील करने के लिए स्पेसिफिक्स की ज़रूरत है। स्पेसिफिक्स में हम यहाँ पे नहीं जा सकते। उसके लिए बेहतर है कि आप या अपने वकील से मिल लीजिए, मुझसे मिलना है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे मिल लीजिएगा आके, फिर इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूँगा आगे। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो Hello, good evening. गुड इवनिंग। I wish you a Eid Mubarak. थैंक यू वेरी मच, सेम टू Yeah, यू, and थैंक I यू। got just a short question to ask you, not a long, it's not complication. I have got a friend, she has got indefinite leave to remain in the country in 2010, February 29, yes? ओके After, yes, she has put her nationality, yeah? या I like to ask that
how long it will take for her reply to come back from home office. That's all you want to ask? Yes, and she's been in the country for 18 years, but 18. But she has applied on the basis of long residence. So she got indefinite leave on the basis of the 14 years residence. Yeah, but she applied it after 18 years. Okay. Is it all right if I speak in Urdu, or do you want an answer in English? Anything you can. I can just understand anything. Okay, okay. If you can understand Urdu, then fine. I'll just answer in Urdu. Okay? Please listen. इनका सवाल ये है कि किसी के बारे में जो ये पूछना चाहती हैं कि उनको फरवरी 2010 में इंडेफिनेट लीव मिली 18 साल के स्टेटस गुजारने के बाद, 18 साल का टाइम गुजारने के बाद, यानी उनको 14 इयर्स की बेस पे, लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे इंडेफिनेट लीव मिली। अब जो मैं चीज़ इससे समझ रहा हूँ, सबसे पहले वो ये कि 18 इयर्स जो उन्होंने यहाँ पे गुजारे वो सारे उनका लीगल टाइम नहीं था। सो इसलिए जो उनके पिछले 5 साल गुजरे होंगे, हो सकता है वो तमाम लीगल ना हो। ये भी हो सकता है कि वो लीगल हों, कई दफ़ा होता है डिस्कशन लीव मिल चुकी होती है और उसके ऊपर चलता हो। इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पर आती है? जब आप इंडेफिनिट लीव के बाद अप्लाई करते हैं, 1 साल इंतज़ार करने के बाद इसके लिए, नेशनलाइजेशन के लिए, तो आपको ये दिखाना है कि पिछले 5 साल आपने लीगली गुजारे यूके में। लीगली की इंपॉर्टेंस है बीच में। अब इन इफेक्ट क्या होता है या प्रैक्टिकली क्या चीज़ होती है कि किसी को अगर लॉन्ग रेजिडेंस पे स्टेटस मिलता है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस देखी हैं कि उन्होंने 14 इयर्स की बेस पे इंडेफिनिट लीव हासिल की, 1 साल इंतज़ार किया और उसके बाद उन्होंने अप्लाई कर दिया नेशनलाइजेशन के लिए। तो जो उनके पिछले 5 साल गुजरे, प्रोवाइडेड वो एविडेंस प्रोवाइड कर सकें कि वो यहाँ पे पिछले 5 साल से रह रहे हैं, चाहे लीगली नहीं रह रहे थे, तो उसके ऊपर उनको नेशनलिटी मिल जाती है या नेशनलाइजेशन उनकी हो जाती है। जहाँ तक टाइम पीरियड का बात है कि कितनी टाइम में फैसला होता है, जनरली नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन जब आप करते हैं तो 3 to 4 months, 3 to 5 months मैक्सिमम टाइम आपका लगता है। कई दफ़ा से भी जल्दी भी हो जाता है। मेरी एक जो सबसे अर्लीस्ट डिसीजन आया था वो तकरीबन 11 दिन में आया था, विच वाज अमेजिंग। कभी और मैंने 11 दिन में आते हुए नहीं देखा, लेकिन एक साहब को मैंने एप्लीकेशन की थी, उनको 11 दिन में फैसला आ गया था। लेकिन जनरली 3 महीने का टाइम आप अपने दिमाग में रखो, रफली, इससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट जनरली 3 महीने का टाइम आपको लगेगा। 14 इयर्स की बेस पे सिर्फ ये याद रखें कि 14 इयर्स में ज़रूरी नहीं कि आपके टोटल पिछले 5 साल आपने लीगली गुजारे हों, इसलिए लीगली अगर देखा जाए तो आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक डिस्क्रेशन अपनाया हुआ है कि अगर आपको 14 इयर्स की बेस पे स्टेटस मिला है तो वो आपको आमतौर पे नेचुरलाइजेशन से रोकते नहीं है, प्रोवाइडेड आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस वगैरह ना हो। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी सर, मैंने पूछना था कि मैंने FLRO एप्लीकेशन डाली हुई है, 5.5 महीने हो गए हैं। हाँ, ये रजिस्टर्ड शादी की बेस पे। अच्छा जी। और मैंने ये पूछना है, एक तो इसके कुछ चांसेस हैं कि ये DLR ऐसे मिल जाता है या अपील वगैरह में जाना पड़ेगा, और दूसरा बात यह है कि मैंने चूँकि पिछले कानून के मुताबिक अप्लाई किया हुआ, तो ये मुझे 3 साल वाली कैटेगरी में डालेंगे या 2.5 साल वाली में अगर देते भी हैं। और आखिरी बात सर कि अगर ये 6 महीने तक रिप्लाई नहीं करते तो मुझे रिमाइंडर अगर मैं भेजता हूँ तो मैं इसमें कुछ ऐसा, मेरी मम काफ़ी बीमार हैं पीछे बैक होम, तो मैं उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के भेज सकता हूँ कि ताकि इफ दे कैन डू एज सून एज पॉसिबल। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं वो आपको बताता हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको इकट्ठे रहते हुए टाइम कितना गुजरा है? इकट्ठे रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल हो गया तकरीबन। 1 साल तकरीबन हुआ, और इसका प्रूफ है आपके पास सारा? हाँ जी, सारे प्रूफ हैं। और वो आपने जब अपनी एप्लीकेशन की थी तो ये 1 साल में से 5 महीने पहले वो भी निकाल दिए जाएं फिर? हाँ जी, हाँ जी, यानी आपने 7 महीने थे, 6-7 महीने कटे। 6-7 महीने का एविडेंस लगा के किया। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ आपको सर। इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपने शादी की यहाँ पे, आपके पास वैलिड स्टेटस है, आपकी वाइफ आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं, तो आप उनकी बेस पे यहाँ पे अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं और आप स्पाउस वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। पुराने रूल्स के तहत आपने अप्लाई किया, 5-5.5 महीने आपने बताया आपको हो गया, तो उस वक्त ये 18,600 वाली रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो इसलिए आपने सिर्फ ये दिखाना था कि आपकी एक जेन्युइन सबसिस्टिंग मैरिज है और उसकी बेस पे आप यहाँ पे अपना स्टेटस चलाना चाहते हैं और आप अपने आप को अकोमोडेटर मेंटेन कर सकते हैं विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। आपने ये बताया कि आपको इकट्ठे रहते हुए अभी इतना टाइम नहीं हुआ और आपके पास पहले स्टेटस भी कोई नहीं था, तो इसका मतलब ये बनता है कि आपको आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स कंसिडर किया जाए। 9 जुलाई से पहले इस तरह के जो केसेस होते थे, जिनके फैसले हो जाते थे, जहाँ पे 2 साल हो गए आपको इकट्ठे रहते हुए और आपने शादी रजिस्टर भी कर ली, उसकी बेस पे आपको इंडेफिनिट कह रहा हूँ, डिस्क्रेशनरी लीव आमतौर पे मिल जाती थी, अगर हम वो चीज़ प्रूव कर सकें उनको। आपके केस में क्या हो रहा है? आपने अप्लाई किया आज से
महीने पहले, इकट्ठे रहते हुए अभी आपको सिर्फ 6 महीने गुजरे थे, अब आप कह रहे हैं कि तकरीबन आपको साल होने वाला, अभी आप उस कैटेगरी में नहीं आएंगे कि वो डिस्कशन आपके लिए अप्लाई करें। अभी मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको रिफ्यूज़ ही करेंगे, और रिफ्यूज़ इस बात पे करेंगे कि जी आप रूल्स के ऊपर पूरा नहीं उतरते, क्योंकि जो फैसला आपके ऊपर किया जाएगा वो उन्होंने ठीक है जो जिस वक्त आपने अप्लाई किया उसी के मुताबिक किया जाएगा, उस पर आपको 18,600 वाली रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। लेकिन वो ये आपसे कहेंगे कि जी रूल्स जो उस वक्त थे वो ये कहते थे कि अगर आपने यहाँ से अपना स्टेटस चेंज करना है तो आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन होनी चाहिए, जो आपके पास नहीं थी उस वक्त। सो या तो वैलिड लीव टू रिमेन होती, या 2 साल से ज़्यादा अपने इकट्ठे गुजार लिए जाते, तो फिर चिकवम्बा और हयात केस की कैटेगरी के अंदर आपको स्टेटस मिल सकता था। सो मुझे लगता है कि वो आपको रिफ्यूज़ ही करेंगे। अगर वो आपको रिफ्यूज़ नहीं करते और आपको स्टेटस दे भी देते हैं तो लॉ तो वही अप्लाई होगा जो पहले था, यानी वो 18,600 वाली रिक्वायरमेंट आपसे नहीं मांगेंगे। लेकिन जो आपको स्टेटस मिलेगा, अगर डिस्क्रिशनरी लीव आपको मिलती है तो वो 3 साल की नहीं मिलेगी, वो आपको 2.5 साल की देंगे, बिकॉज वो कर ये रहे हैं कि कानून बेशक वही वाला अप्लाई होगा जो 9 जुलाई से पहले का था, लेकिन 9 जुलाई के बाद